नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बड़ी कंपनी या मान लीजिए कोई बड़ा संगठन है, उसमें जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक नया कंप्यूटर हो या कोई बहुत बड़ी मशीन, तो वो चीज़ असल में खरीदी कैसे जाती है? ये बस यूं ही तो नहीं हो जाता होगा। इसके पीछे ना एक पूरी प्रक्रिया होती है और आज हम इसी प्रक्रिया की बारीकियों को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं इंडेंटिंग प्रोसीजर। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक खरीद मैनुअल है, उसका अध्याय 7। ये हमें बताएगा कि किसी संगठन में खरीद की शुरुआत कैसे होती है। आज का हमारा मकसद है इस दस्तावेज से जरूरी बातें निकालना, समझना कि ये इंडेंट या परचेज रिक्विजिशन, जिसे पीआर भी कहते हैं, ये क्या है, अलग अलग तरह की खरीदारी कैसे होती हैं और ये सब मतलब एक व्यवस्थित तरीके से कैसे मैनेज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये प्रक्रिया किसी भी बड़े संगठन के लिए बहुत ही मौलिक है। खासकर उनके लिए जहां बड़े पूंजीगत खर्च होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और साथ ही रोज के रेवेन्यू वाले खर्चे भी होते हैं। ये समझना जरूरी है कि जरूरतें कैसे औपचारिक अनुरोधों में, मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट्स में बदलती हैं और फिर उन पर काम कैसे होता है। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये जो दस्तावेज है, ये ईआरपी, एसएपी जैसे सिस्टम के इस्तेमाल पर काफी जोर देता है। अच्छा, ईआरपी, एसएपी। हाँ, ये दिखाता है कि प्रक्रियाएं अब काफी डिजिटल और स्टैंडर्डाइज्ड हो गई हैं। तो सबसे पहले आते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल पर। ये इंडेंट या परचेज रिक्विजिशन, पीआर, आखिर है क्या चीज? सुनने में तो काफी ऑफिशियल सा लगता है भी ऑफिशियल। ये एक असल में खरीद विभाग को भेजा गया एक औपचारिक अनुरोध है कि भाई हमें ये चीज चाहिए। और ये सिर्फ एक नोट या पर्ची नहीं है। इसमें उस चीज के बारे में सारी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। कितनी चाहिए, अंदाजन कीमत क्या होगी, उसकी क्या खासियतें हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कब तक चाहिए, वगैरह वगैरह। है। और ये जानकारी एकदम सटीक और पूरी होनी चाहिए ताकि आगे खरीद में कोई दिक्कत ना आए। स्रोत में ये भी लिखा है कि हर आइटम का अपना कोड या पार्ट नंबर होता है, जिससे पहचान आसान हो जाए। अच्छा। और आजकल तो ये सब ईआरपी, सैप जैसे सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन ही बनता है। इससे सब कुछ ट्रैक करना, मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। मतलब पहला कदम हुआ एक डिटेल्ड डिजिटल रिक्वेस्ट। अब स्रोत ये भी बताता है कि खरीद दो तरह की होती है, पूंजीगत यानी कैपिटल और राजस्व यानी रेवेन्यू। इनमें क्या मुख्य फर्क है? हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पूंजीगत खरीद, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो बड़ी और स्थायी संपत्तियों के लिए होती हैं। ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चलती हैं और कंपनी के काम आती हैं। जैसे कि बड़ी मशीनें, बिल्डिंग्स, गाड़ियां। ये वो चीजें हैं जो कंपनी की एसेट मानी जाती हैं और जिनसे कह सकते हैं मौजूदा संपत्ति की यूटिलिटी बढ़ती है। ठीक है, बड़ी चीजें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है राजस्व खरीद। ये रोजमर्रा के खर्चों से जुड़ी है। इसमें वो सब आता है जो प्रॉपर्टीज को, एसेट्स को चालू हालत में रखने के लिए जरूरी है। जैसे मेंटेनेंस का सामान। हाँ, बिल्कुल। जैसे रखरखाव, मरम्मत का सामान, छोटे मोटे अपग्रेड्स, और साथ ही ऑफिस चलाने के लिए जो रोज लगने वाली चीजें हैं, स्टेशनरी हो गई या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, वो भी इसी में आते हैं। ये सब रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट है। समझ गया। तो एक तरफ बड़ी लॉन्ग टर्म एसेट्स, दूसरी तरफ रोज का खर्चा और मेंटेनेंस। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात स्रोत में है, वो ये कि खरीद की कार्रवाई तभी शुरू होगी जब ये पीआर सिस्टम में बन जाए, किसी सक्षम अधिकारी से मंजूर हो जाए और सबसे जरूरी, हाँ, ये पक्का कर लिया जाए कि इसके लिए बजट में पैसा है भी या नहीं। बिना इन सब के मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये कंट्रोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। आप सोचिए, अगर कोई भी कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सके तो बजट का क्या होगा। सही बात है। ये नियम पक्का करता है कि हर खरीद सोच समझकर, प्रॉपर अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद और फाइनेंशियल चेक के बाद ही हो। हाँ, कुछ मामलों में जैसे ऐसी मशीनें जिन्हें बनने या आने में बहुत टाइम लगता है, उनके लिए थोड़ी एडवांस प्लानिंग की इजाजत है। उसका जिक्र है आगे सेक्शन 7.9 में। अच्छा। लेकिन सामान्य नियम यही है, पहले मंजूर शुदा पीआर, फाइनेंशियल कंकरेंस के साथ, फिर खरीद की कार्रवाई। चलिए अब जरा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर ध्यान देते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी वगैरह। स्रोत कहता है कि इनके लिए इंडेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो किसी नई जरूरत के लिए या फिर किसी पुरानी चीज को बदलने के लिए, मतलब रिप्लेसमेंट। बिल्कुल। नई जरूरतें तो कई वजहों से पैदा हो सकती हैं।
हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा हो या मौजूदा प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी हो, कई बार सुरक्षा या कर्मचारियों के कल्याण के लिए, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D के लिए भी नई कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती है। ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी सुविधाओं के लिए भी। और इन बड़ी खरीदों के लिए जो अप्रूवल प्रोसेस है वो तो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है। स्रोत में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जिक्र है और फिर अलग-अलग लेवल के अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। CMDs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CIL की सब कमेटी, फिर GM, HODs। ये सब निर्भर करता है प्रोजेक्ट पर, उसकी कॉस्ट पर। बाप रे, लगता है कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये बड़े निवेश होते हैं ना, इसलिए इनकी बारीकी से जांच जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। हाँ, अगर कोई मशीन पुरानी हो गई है या खराब हो गई है और उसे बदलना है, तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। खासकर अगर कोई मशीन मान लीजिए वक्त से पहले ही खराब हो जाए, तो एक टेक्निकल टीम उसकी जांच करके रिपोर्ट बनाती है। स्रोत में एनेक्सर 12 का जिक्र है इसके लिए। उसमें बताया जाता है कि इसे बदलना क्यों जरूरी है। और इसमें भी बड़े अप्रूवल चाहिए होते होंगे। हाँ, ऐसे मामलों में अक्सर निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। और इन सभी पूंजीगत वस्तुओं के लिए PR, जैसा हमने पहले कहा, वो ERP SAP सिस्टम पर बनता है। इसमें सारी जानकारी डाली जाती है, क्या आइटम है, किस यूनिट के लिए है, अकाउंटिंग डिटेल्स, कितनी मात्रा, कीमत, डिलीवरी डेट वगैरह। स्रोत एक चेकलिस्ट एनेक्स या 14 का भी जिक्र करता है, जिसका पालन करना होता है ताकि कोई जरूरी चीज छूट ना जाए। ठीक है, ये तो हुई बड़ी मशीनों और उपकरणों की बात। अब आते हैं राजस्व वस्तुओं पर, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान, स्टोर्स का सामान, नट बोल्ट, पुर्जे, ये सब। इनके लिए इंडेंट कैसे बनता है? इनके लिए प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। यहाँ मुख्य ध्यान इस बात पर रहता है कि ना तो जरूरत से ज्यादा सामान जमा हो जाए, मतलब ओवर स्टॉकिंग ना हो, और ना ही ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर सामान ही ना मिले, यानी स्टॉक आउट ना हो। बैलेंस बनाना है। बिल्कुल। इसके लिए सामग्री बजट या मटेरियल्स बजट का इस्तेमाल होता है, जो ERP SAP सिस्टम में ही तैयार किया जाता है। जरूरत का अंदाजा लगाने के लिए कई चीजों को देखा जाता है, जैसे पिछले सालों में कितना सामान यूज हुआ है, किसी सामान की शेल्फ लाइफ कितनी है, मतलब वो कितने टाइम तक ठीक रहता है, अभी गोदाम में कितना स्टॉक पड़ा है, कितना सामान आने वाला है जिसे ड्यूज इन कहते हैं, डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, और क्या किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान अलग से रिजर्व रखना है। काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ, ये सब देखकर ही तय होता है कि कितना और कब मंगाना है। और अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें, मतलब पुर्जों की, तो उनके लिए कुछ और जानकारी भी चाहिए होती होगी। हाँ, पुर्जों के मामले में ये भी देखना होता है कि जिस मशीन के लिए पुर्जा चाहिए वैसी कितनी मशीनें इस्तेमाल में है, क्या मशीन अभी वारंटी में है, बनाने वाली कंपनी ने क्या रेकमेंड किया है, कौन से पुर्जे रखने चाहिए, और मशीन की मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है। इन सब बातों से पुर्जों की जरूरत का सही अंदाजा लगता है। अच्छा, इन राजस्व वस्तुओं के लिए जो बजट MBs और PR बनते हैं, उनको भी मंजूरी चाहिए होती है। सेंट्रलाइज्ड आइटम्स के लिए डायरेक्टर टेक्निकल लेवल पर या CIL सब्सिडियरी लेवल पर, और डिसेंट्रलाइज्ड आइटम्स के लिए एरिया GM के लेवल पर। और हाँ, वित्त विभाग की सहमति तो हमेशा जरूरी है। और खरीद कब शुरू होती है? आमतौर पर मंजूरी मिलने के बाद ही खरीद शुरू होती है, लेकिन कभी-कभी अगर बहुत ज्यादा स्टॉक जमा होने का डर हो तो मंजूर बजट के सामान को किश्तों में भी खरीदा जा सकता है। अब यहाँ एक सेक्शन है जो मुझे वाकई दिलचस्प लगा, आपातकालीन इंडेंट, इमरजेंसी इंडेंट्स। लगता है ये वो सिचुएशन है जब सारे नियम कायदे एक तरफ रखने पड़ते हैं। ब्रेक ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला मामला। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी इसे इस्तेमाल कर ले। इसके लिए बहुत सख्त शर्तें हैं। अच्छा, क्या शर्तें हैं? ये सिर्फ तभी होता है जब कोई अचानक इमरजेंसी आ जाए, या कोई मशीनरी खराब हो जाए जिससे प्रोडक्शन रुकने का खतरा हो, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, कोई दुर्घटना हो जाए, मतलब ऐसी हालत जब नॉर्मल प्रोसेस से खरीदने का इंतजार करना मुमकिन ही ना हो और प्रोडक्शन या सेफ्टी का बड़ा नुकसान हो सकता हो। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि ऐसी खरीद का पूरा कारण, जस्टिफिकेशन, रिकॉर्ड में लिखना बहुत जरूरी है। और इस इमरजेंसी PR में क्या खास होता है? इसमें साफ साफ बताना होता है कि क्या सामान चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी मंजूरी फाइनेंस की सहमति के साथ लेनी होती है।
ईआरपी सैप सिस्टम में ही एक खास फॉर्म या शायद कोई रेडियो बटन होता है जहां ये सब बताना पड़ता है। ये मांग इतनी ज़रूरी और इमरजेंसी वाली क्यों है, इमरजेंसी किस तरह की है, ये अचानक कैसे आ गई, ये आइटम पहले से स्टॉक में क्यों नहीं था और कम से कम कितनी क्वांटिटी से काम चल जाएगा। मतलब पूरी जवाबदेही तय की जाती है। काफी डिटेल्ड है ये भी। एक और दिलचस्प बात यह है कि कई बार इतनी जल्दी होती है कि शायद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तुरंत मंजूरी ना मिल पाए। ऐसे में बाद में फॉर्मल अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कहते हैं। अच्छा, बाद में अप्रूवल। जी, और स्रोत ये भी सलाह देता है कि भाई बार बार ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए जो क्रिटिकल पुर्जे और सामान है उनका ठीक ठाक स्टॉक रखना चाहिए। इन इमरजेंसी खरीदों पर अलग से नज़र भी रखी जाती है, ट्रैक किया जाता है उनको। ठीक है। इमरजेंसी के अलावा एक और स्पेशल केस है प्रोप्राइटरी आधार पर खरीद। ये कब होता है, जब कोई चीज सिर्फ एक ही कंपनी बनाती हो क्या? बिल्कुल, ये तब होता है जब ज़रूरत की चीज़ या तो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है, कोई और बनाता ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी खास मशीन के पुर्जे या कंज्यूमेबल्स सिर्फ उसी कंपनी से, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM या उसके ऑथराइज्ड डीलर से ही लेने चाहिए, ताकि मशीन की परफॉर्मेंस या वारंटी पर कोई असर न पड़े। इसे PAC बेसिस भी कहते हैं, PAC, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ता होगा कि भाई ये सामान सिर्फ यही कंपनी बनाती है और कोई दूसरा क्यों नहीं चलेगा? हाँ, बिल्कुल। एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC देना होता है, जिसमें ये सारे कारण बताने होते हैं, और इन अनुरोधों को HOD फाइनेंस के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ स्रोत एक चेतावनी भी देता है। देखिए, प्रोप्राइटरी खरीद से क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है ना, और कीमतें बढ़ सकती हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए जो अधिकारी ये अनुरोध कर रहा है, इंडेंटिंग ऑफिसर, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जस्टिफाई करे कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन क्यों मुमकिन नहीं था। ये एक तरह का बैलेंस है, जरूरत भी पूरी करनी है और फिजूल खर्ची से भी बचना है। चलिए वापस पूंजीगत वस्तुओं पर आते हैं। उनका इंडेंट जब बन जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आगे क्या होता है? जो कंसर्न्ड टेक्निकल हेड होता है वो ERP सैप पर इंडेंट या PR शुरू करता है। अगर ये किसी पुरानी चीज को बदलने के लिए है, मतलब रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो सर्वे रिपोर्ट भी सिस्टम में अटैच या अपलोड की जाती है। अच्छा, यहाँ एक जरूरी स्टेप है। फाइनल PR बनाने से पहले अधिकारी को ये चेक करना होता है कि कहीं वैसा ही इक्विपमेंट कंपनी में कहीं और फालतू तो नहीं पड़ा है, मतलब सरप्लस लिस्ट चेक करनी होती है। स्मार्ट। अगर है तो वही यूज कर लो। बिल्कुल, अगर है तो उसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर नहीं है, तब फाइनल PR तैयार करके जरूरी फाइनेंशियल कॉन्करेंस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लिया जाता है। इसके बाद ही इसे खरीद के लिए MM डिपार्टमेंट यानी सामग्री प्रबंधन विभाग को भेजा जाता है। और आपने पहले जिक्र किया था कि कुछ बड़ी मशीनों के लिए एडवांस प्लानिंग होती है। हाँ, वो लॉन्ग लीड कैपिटल आइटम्स की बात। ऐसी पूंजीगत वस्तुएं जिन्हें बनने या डिलीवर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उनके लिए योजना बहुत पहले बनानी पड़ती है। कितना पहले? स्रोत कहता है कि जरूरत से 2 से 3 साल पहले ही खरीद प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 2-3 साल? बाप रे। हाँ, ताकि जब जरूरत हो तब तक वो चीज उपलब्ध हो जाए। ये वाकई दूर की सोच है, लेकिन जरूरी है ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे हो सकें। ये योजना भी डायरेक्टर टेक्निकल द्वारा अप्रूव होती है और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के बाद MM डिपार्टमेंट को जाती है। ठीक है, अब प्रक्रिया के अंत की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में कुछ सामान्य जांचों, मतलब जनरल चेक्स का जिक्र है, जो इंडेंट या PR प्रोसेस करते समय की जाती हैं। इनका क्या मकसद है? इनका मकसद है प्रक्रिया को स्मूथ और एरर फ्री बनाना। जैसे ये पक्का करना कि PR में जो स्पेसिफिकेशंस हैं या ड्राइंग्स हैं, अगर ज़रूरी हो, वो बिल्कुल साफ हो, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना हो। ERP SAP फॉर्म की सभी ज़रूरी एंट्रीज भरी हुई हों, ज़रूरत का सही आकलन किया गया हो, ताकि बेवजह खरीद या ओवर स्टॉकिंग ना हो। ठीक। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि जहां तक हो सके किसी एक ही ब्रांड या कंपनी का नाम, मतलब प्रोप्राइटरी स्पेसिफिकेशन ना लिखा जाए। ऐसा तभी करें जब बिल्कुल जरूरी हो। इससे क्या होता है कि ज्यादा सप्लायर बोली लगा सकते हैं और कंपटीशन बना रहता है। अच्छा पॉइंट है। डिलीवरी की तारीख ऐसी रखी जाए जो वाकई मुमकिन हो, रियलिस्टिक हो, पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए। बजट और फाइनेंस की सहमति तो खैर जरूरी है ही। ये भी कोशिश की जाती है कि एक ही तरह के सामान के लिए बार बार अलग अलग इंडेंट न बनाए जाएं और खरीद को छोटी छोटी मात्राओं में न बांटा जाए,
खासकर बड़ी मंजूरी से बचने के लिए। पूंजीगत वस्तुओं के लिए तो एनेक्स्चर 14 में एक डिटेल्ड चेकलिस्ट भी है जिसका पालन करना होता है। ये सब तो इंडेंट बनाने वाले के लेवल पर हो गया। जब ये इंडेंट डिपार्टमेंट पहुंचता है, सामग्री प्रबंधन विभाग, तो वो लोग क्या जांच करते हैं? वो भी अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करते हैं। वे पीआर को सिस्टम में देखते हैं, ईआरपी एसएपी में शायद कोई कमांड होगी या टी कोड ME53N का जिक्र है, या फिर मैन्युअली चेक करते हैं। और अगर कोई कमी मिलती है तो? अगर उन्हें पीआर में कोई कमी नजर आती है, कोई जानकारी अधूरी है या कुछ गलत है, तो वो उसे ठीक करने के लिए वापस भेजते हैं। इमरजेंसी या प्रोप्राइटरी खरीद के मामलों में वे खास तौर पर देखते हैं कि जो भी जरूरी जस्टिफिकेशंस और मंजूरियां चाहिए थी वो ली गई हैं या नहीं। अगर कोई सामान विदेश से मंगाना है, इंपोर्ट करना है, तो वो चेक करते हैं कि कहीं वो प्रतिबंधित सूची, रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में तो नहीं है, और बेशक वो फिर से कंफर्म करते हैं कि इसके लिए फंड्स उपलब्ध हैं। और भी कुछ? जरूरत पड़ने पर CIL हेडक्वार्टर लेवल पर भी जांच हो सकती है, खासकर स्पेसिफिकेशंस को लेकर, और वे सभी सब्सिडियरी कंपनियों से IPRs को मिलाकर कुल जरूरत का आंकलन भी करते हैं, अक्सर पिछली खरीद की कीमतों LPP यानी लास्ट परचेज प्राइस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। और अंत में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए भी कुछ कदम उठाए जाते हैं? हाँ, स्रोत के अनुसार CIL और उसकी सभी सब्सिडरी कंपनियां अगले 3 सालों के लिए अपनी अनुमानित खरीद, मतलब प्रोक्योरमेंट एस्टिमेट्स की जानकारी अपनी वेबसाइट पे डालेंगी और उसे हर साल अपडेट भी करेंगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे सप्लायर्स और बाजार को पता रहता है कि भविष्य में किस तरह की जरूरतें आने वाली हैं, उन्हें तैयारी करने का मौका मिलता है और शायद बेहतर कंपटीशन भी होता है। पूरी प्रक्रिया ज्यादा खुली और प्रिडिक्टेबल बन जाती है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये इंडेंटिंग प्रक्रिया कितनी डिटेल्ड और कई लेयर्स वाली है। अलग अलग तरह की खरीद के लिए नियम हैं, अप्रूवल के कई लेवल हैं और हर स्टेप पर कंट्रोल और चेक्स की व्यवस्था है। ERP, SAP जैसे सिस्टम इसे स्ट्रीमलाइन करने में मदद करते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो सिद्धांत हैं वो साफ हैं: प्लानिंग, जस्टिफिकेशन, अप्रूवल और स्क्रूटनी। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया कंट्रोल, कंप्लायंस और एफिशिएंसी, मतलब नियमों के पालन और काम की कुशलता के बीच एक संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। चाहे वो बड़ी पूंजीगत वस्तुओं की लंबी प्लानिंग हो, रोज़मर्रा के सामान के लिए बजट का कंट्रोल हो, या फिर इमरजेंसी और प्रोप्राइटरी खरीद के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल हो, हर कदम बहुत सोच समझ कर तय किया गया है। मकसद यही है कि वेस्टेज रुके, अकाउंटेबिलिटी तय हो और संगठन को उसके पैसे का सही मूल्य मिले। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। इतनी संरचित, इतने सारे नियमों और अप्रूवल लेवल्स वाली प्रक्रिया असल दुनिया की भागदौड़ और जरूरतों की जो तात्कालिकता होती है उसके साथ कैसे तालमेल बिठाती होगी, खासकर जब हालात अप्रत्याशित हों। ये हमेशा एक चुनौती रहती है, एक नियम आधारित सिस्टम और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाना। इस पर विचार करने लायक बात है।